हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूट वर्स एकेडमी। मैं MS सोढ़ा हाजिर हूँ आपके सामने आईसीटी क्लास सेकंड बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर। इंट्रोडक्शंस टू ओएस। ओएस वर्ड्स मींस ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में यूज आने वाला एक ऐसा सॉफ्टवेयर या ये हम कहें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के लिए होने वाली हर एक एक्टिविटी, हर एक टास्क के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कंप्यूटर में जो कुछ होता है वो सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही किया जाता है। यानी कि ये मान के चलो, यूजर जो है वो सीपीयू को टास्क देता है और सीपीयू जो है उसी टास्क को आगे ओएस की हेल्प से कंप्लीट करता है। तो यानी कि कंप्यूटर में रेस्पॉन्सिबल दो लोग हो गए, एक सीपीयू, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर सीपीयू से कांटेक्ट करता है और सीपीयू डायरेक्ट ओएस से ये काम करवा देता है। क्लियर? अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू सिस्टम डेफिनेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि सर्व करता है एक कोर या एक इंटरमीडिएट किसके बीच में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। इसकी शॉर्ट या सिंपल सी डेफिनेशन हम समझे तो ओएस एक प्रकार का इंटरफेस प्रोवाइड करता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा यूजर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में। इज दैट क्लियर? इसका कोई एक डायग्राम है जिसमें देखो यूजर, यहाँ हार्डवेयर और ये सॉफ्टवेयर, इन तीनों के बीच में एक सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक इंटरफेस, एक स्क्रीन प्रोवाइड कर रहा है जिसकी मदद से यूजर जो है इजीली सीपीयू को कोई भी टास्क दे सकता है और सीपीयू उसको परफॉर्म करके वापस आंसर्स भी प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ ओएस एक प्रकार का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है कंप्यूटर के सभी रिसोर्सेज को और उनको किस तरह से यूज लेना है, उनको ऑप्टिमाइज करना है, उनकी परफॉर्मेंस कैसे अच्छी रखनी है, ये सारी चीजें मैनेजमेंट भी ओएस ही करता है। साथ ही साथ कंप्यूटर में होने वाले सभी ऑपरेशंस को ओवरऑल मैनेजमेंट भी कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा पहला प्रोग्राम है कंप्यूटर में जो बायोस के बाद में कंप्यूटर में लोड या एग्जीक्यूट होने वाला पहला प्रोग्राम है। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसका काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करना ताकि कंप्यूटर स्टार्ट हो सके। क्लियर? अब कुछ बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जो कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम्स या मोबाइल सिस्टम पे देखते हैं, जिनमें हम देखते हैं डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले जो कंप्यूटर सिस्टम आते थे उनमें डोस ही चलता था, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप्ड है। सेकंड है यूनिक्स, इसी तरह लिनक्स, विंडोज, मैक ओएस, एंड्रॉयड, आईओएस। ये ऊपर के तीनों जो है ये तो है पीसी ओएस या डेस्कटॉप ओएस कह सकते हो जिन्हें आप, या कंप्यूटर ओएस। नीचे जो एंड्रॉयड और आईओएस है इन्हें हम लोग कहते हैं मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल के अंदर यूज आने वाले हैं तो इसलिए इन्हें हम मोबाइल ओएस कहते हैं। ठीक है? इज दैट क्लियर? देन नेक्स्ट वन, द फंक्शंस ऑफ ओएस। फंक्शंस ऑफ ओएस में हम देखते हैं सबसे पहला काम प्रोसेस मैनेजमेंट का। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी काम होते हैं, कंप्यूटर जितने भी टास्क करता है, उन टास्क को क्या कहा जाता है? प्रोसेस कहा जाता है। उस प्रोसेस को जब सीपीयू रन करता है या एग्जीक्यूट करता है तो उस प्रोसेस के एग्जीक्यूशंस के लिए, उसके एग्जीक्यूशंस कैसे होगा, कब होगा, उसको शेड्यूल, सीपीयू की शेड्यूलिंग में कब टाइम मिलेगा और सीपीयू उसको कब कंप्लीट करके आउटपुट जनरेट करेगा, ये सारा मैनेजमेंट, ये सारा कंट्रोलिंग कौन करता है? ओएस करता है। कंप्यूटर के अंदर होने वाले सभी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना, उनको एग्जीक्यूट करवाना सीपीयू की मदद से, ये सारा काम ओएस करेगा। नेक्स्ट वन, द मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी आप कोई भी प्रोग्राम्स लिखते हो, जितने भी प्रोसेस कंप्यूटर के अंदर आप टास्क देते हो एज ए प्रोसेस के फॉर्मेट में, इन सब को रैम में स्टोर करना, उनको एक मेमोरी एलोकेट करना। ठीक है? उनका काम खत्म होने के बाद उनकी मेमोरी को डी एलोकेट करना, ये सारा काम भी किसके द्वारा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। क्या? मेमोरी एलोकेशन का और वापस डी एलोकेशन का, ये दोनों ही काम ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। नेक्स्ट, फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर में सेव या स्टोर होने वाली सभी फाइल्स और फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करना, उनको व्यवस्थित तरीके से जमाना, ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है ताकि डिस्क फ्रेगमेंटेशन अच्छा बना रहे। इसके साथ साथ में कंप्यूटर के अंदर जितने भी डिवाइस आप अटैच करते हो, लाइक पेन ड्राइव हो गई, कीबोर्ड हो गया, है ना, पेन ड्राइव हो गया, कीबोर्ड हो गया, या माउस हो गया, या स्कैनर हो गया, ऐसे जितने भी डिवाइस आप बाहर से अटैच करते हो सिस्टम में, उन डिवाइसों को प्ले करना,
उनके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, उन सबको मैनेज करना, उनके साथ कम्युनिकेशंस करना, ये सारा काम भी कौन करता है? ओएस करता है। डिवाइस मैनेजमेंट के अलावा कंप्यूटर को जब हम इंटरनेट से कनेक्ट करें या किसी नेटवर्क से कनेक्ट करें, तो उस नेटवर्क का जो मैनेजमेंट होता है, उस नेटवर्क को किस तरह से कनेक्ट करना है, उसके अंदर उसको नेटवर्क के अंदर सारे डिवाइसेज जो उससे अटैच है वो सारे प्रॉपर वर्क करते हैं या नहीं करते हैं, ये सारा मैनेजमेंट भी कौन करेगा? ओएस करेगा। इसके साथ साथ कंप्यूटर में जो फाइल्स में एरर आ गई मान लो, या कंप्यूटर के किसी प्रोसेस एग्जीक्यूशंस में एरर आ गई, या हार्डवेयर या किसी रिसोर्स से रिलेटेड कोई एरर आ गई, तो उस एरर को डिटेक्ट करना, उसको कैच करना, वो काम भी, और यूजर के सामने उसका नोटिफिकेशन शो करना, ये काम भी किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। साथ ही साथ ये कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शंस भी देता है। किससे? वायरस से प्रोटेक्शंस दे सकता है, या किसी भी तरह के ऐसे स्पैम मैसेजेस या फाइल से भी सिक्योरिटी देता है। इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर दो तरह के यूटिलिटी प्रोग्राम्स को भी एग्जीक्यूट करता है, जैसे फायरवॉल, फाइलों को फिल्टर करके आगे भेजना या वापस प्राप्त करना, और फायरवॉल के साथ साथ विंडोज का एक सॉफ्टवेयर है डिफेंडर, जो कि हमें वायरस से भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इन दोनों को एग्जीक्यूशंस के लिए भी जो है ओएस ही रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के अंदर होने वाला जितना भी प्रोसेस है, उन सबको कंट्रोल करना, पूरे सिस्टम को और उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा बनाए रखना, कंप्यूटर की हेल्थ को अच्छा रखना, सीपीयू को जितना हो उतना सबसे ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना, इसके लिए भी ओएस ही रेस्पॉन्सिबल होता है। और कंप्यूटर के अंदर यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना और इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। अब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैक ओएस का लोगो है, इसी तरह एंड्रॉयड का, आईओएस का, विंडोज का, लिनक्स का, ये सारे के सारे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जो कि हम लोग बेसिकली आमतौर पर यूज लेते हैं। इज दैट क्लियर? The next one is types of OS. According to the user interface, according to the user interface, कंप्यूटर के अंदर दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। एक होता है CUI या CLI, जैसे हम कहते हैं करेक्टर यूजर इंटरफेस, और कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, इन दोनों का यूज बहुत पहले किया जाता था, आजकल कंप्यूटर सारे के सारे GUI बेस आ गए। तो ये पुराने कंप्यूटर्स थे, करेक्टर यूजर या कमांड यूजर। इसमें एक तो उनका फुल फॉर्म याद रखना पड़ सकता है, दूसरा इसमें जो बेसिक या जो कमांड के लिए जो प्राइमरी इनपुट डिवाइस था वो कौन सा था? वो कीबोर्ड था। प्राइमरी इनपुट डिवाइस कौन सा था? कीबोर्ड था। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के हैं, एमएस डॉस और यूनिक्स। ये दोनों ही कमांड लाइन या करेक्टर यूजर इंटरफेस के ऊपर बेसिक आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरे आते हैं GUI, जिसका पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या नाम है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये किसी भी तरह के प्रोग्राम को रन करना है, किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शंस फाइल को क्रिएट डिलीट वगैरह सब करना, उसके लिए कुछ आइकन्स, कुछ मेन्यूज या विजुअल ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं, जिनको हम माउस के द्वारा क्लिक करके भी वो ऑपरेशन या वो टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। इसके लिए जो बेसिक इनपुट डिवाइसेज होते हैं वो माउस और कीबोर्ड है ही। इसमें विंडोज, उबंटू, फेडोरा, लिनक्स एंड मैकनिटोस ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं। ठीक है, चलिए। अब जो GUI सिस्टम है, इस GUI सिस्टम के अंदर दो चीजों को फॉलो किया जाता है। एक तो WIMP को, क्या इसमें विंडोज होगा, इसमें आइकन्स होंगे, इसमें मेन्यू होंगे, इसमें पॉइंटर होगा। सबसे मेन चीज इसमें क्या होगा? पॉइंटर होगा, जो कुछ हिस्सा दिखाई देता है। और दूसरा, ये कॉन्सेप्ट पे काम करता है WYSI, WYG पे। वॉट यू सी इज वॉट यू गेट। जो आपको दिखता है वही आपको वापस मिलेगा, या उससे वही काम होगा परफॉर्म। ये काम होता है GUI के अंदर। क्लियर? इसके अलावा कंप्यूटर को जो है अकॉर्डिंग टू यूजर भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो होते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन से? सिंगल यूजर। एक होते हैं मल्टी यूजर। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स का मतलब होता है ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो केवल एक ही कंप्यूटर पे रन हो सकते हैं, उसको दूसरे में इंस्टॉल करना पड़ेगा, दूसरी जगह यूज लेने के लिए आपको दोबारा उनको क्या करना पड़ेगा? अलग जगह पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो इंडिविजुअल यूज के लिए यूजर यूज होते हैं वो होते हैं सिंगल यूजर। इसमें विंडोज आता है। कौन सा आता है? विंडोज। ये इंडिविजुअल यूजर यूजेज के लिए है, जैसे हम सिंगल ओएस कहते हैं, यूजर ओएस। मल्टी यूजर ओएस जो कि सपोर्ट करता है एक साथ मल्टीपल पर्सन्स को या मल्टीपल यूजर्स को एक्सेस के लिए, उसमें आता है लिनक्स। कौन सा आता है? लिनक्स। ये है अकॉर्डिंग टू यूजर। किसके अकॉर्डिंग? यूजर के अकॉर्डिंग। और यूजर इंटरफेस के अकॉर्डिंग CLI
and GUI. Is that clear? Okay. Then next आता है हमारे पास क्या, बेसिक्स ऑफ विंडोज के बारे में। उसमें आते हैं आइकन्स। आइकन्स क्या होते हैं? छोटे छोटे से टिनी पिक्चर्स होती है जो रिप्रेजेंट करे किसी प्रोग्राम फोल्डर या प्रोग्राम फंक्शंस को, जिस पे क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है टास्क बार। टास्क बार जो है विंडोज के अंदर सबसे नीचे शो होने वाली एक बार या पट्टी होती है जहां नोटिफिकेशंस, डेट एंड टाइम, स्टार्ट मेन्यू अवेलेबल होते हैं, वो होती है टास्क बार। नेक्स्ट है कॉर्टना। कॉर्टना जो है वो एक प्रकार से वॉइस असिस्टेंट है जो विंडोज 10 के साथ प्रोवाइड किया गया, जिसे विंडोज 10 का पर्सनल असिस्टेंट भी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे टास्क बार पे शो होने वाला एक ऐसा एरिया है जहां बैकग्राउंड में जो करंटली प्रोग्राम बैकग्राउंड में चल रहे हैं उनको रखा जाता है। इस तरह का एक आइकन बना होता है विंडोज की टास्क बार पे, जिस पे क्लिक करके हम इस सिस्टम ट्रे को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेस्कटॉप एरिया। जो लोडिंग या कंप्यूटर के लॉगिन होने के बाद जो पहली ग्राफिकल स्क्रीन यूजर के सामने प्रेजेंट होती है उसे हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप। क्लियर? जिसपे कुछ आइकन्स और कुछ बैकग्राउंड वॉलपेपर्स वगैरह शो होते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एज। विंडोज 10 का डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट एज। और कंट्रोल पैनल कंप्यूटर के अंदर या विंडोज के अंदर जितनी भी डिवाइसेज आप ऐड करते हो या किसी भी तरह के अदर सेटिंग्स है, वॉलपेपर से रिलेटेड, उसकी थीम से रिलेटेड, कीबोर्ड से रिलेटेड, माउस से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, उन सभी सेटिंग्स को सेट करने के लिए, ये है ना, और प्रोग्राम्स को देखने के लिए, नए प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करने के लिए जो एक फंक्शंस दिया गया है कंट्रोल पैनल, जिसके द्वारा हम इन सभी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं और इनको हम एक्सेस या इनको हम इंस्टॉल और अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट वन इज स्क्रीन दी है मैंने यहाँ पे आपको विंडोज की GUI की, जिसमें आपको ये जो टिनी प्रोग्राम्स दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे से आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, कहीं पे PDF के, कहीं पे पावर पॉइंट के, कहीं पे गूगल क्रोम के, ये सारे के सारे क्या है? आइकन्स है। इनको हम कहते हैं आइकन्स। और यहाँ जो नीचे नीचे एक पट्टी आपको दिखाई दे रही है अभी, ये इसको हम कहते हैं टास्क बार। क्या कहते हैं? टास्क बार। जहाँ पे हमें स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा है, ये स्टार्ट बटन है, ये स्टार्ट बटन है। इसके जस्ट पास में ये जो एरिया है, ये मिनिमाइजेशन एरिया है, जहाँ प्रोग्राम मिनिमाइज हो सकते हैं या कोई नए प्रोग्राम्स को पिन भी कर सकते हो। और ये जो साइन है, ये है सिस्टम ट्रे का साइन है, जहाँ पे बैकग्राउंड में रन हो रही एप्लीकेशंस रहती है। और इस साइड में आपको डेट एंड टाइम दिखाई दे सकता है। इसके जस्ट पास में नोटिफिकेशन एरिया है। ठीक है। और ये जो सिंबल है कॉर्टना का है, जो वॉइस असिस्टेंट है विंडोज 10 में, और बैकग्राउंड के अंदर कोई भी वॉलपेपर शो हो सकता है जो कि इस तरह से प्रेजेंट होता है। ये विंडोज का एक स्क्रीनशॉट है जिससे हम इसके कुछ बेसिक्स टर्म्स सीखते हैं। द नेक्स्ट वन इज बेसिक फाइल ऑपरेशंस। नई फाइल को क्रिएट करना ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही होगा। कंट्रोल+N शॉर्टकट है। किसी सेव फाइल को वापस ओपन करना है तो भी OS करेगा, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल+O। और किसी फाइल को सेव करना है तो आप कंट्रोल के साथ S प्रेस करोगे, जिसके द्वारा हम उस फाइल को हार्ड डिस्क में सेव भी कर सकते हैं। कंट्रोल+C, किसी भी फाइल को कॉपी करना है और कॉपी करके दूसरी जगह पे ले जाना है तो हम कंट्रोल+C का यूज करेंगे कॉपी करने के लिए। कंट्रोल+X, किसी भी फाइल को मूव या कट करना, यानी कि एक जगह से हटा कर दूसरी जगह पे ले जाना, उसके लिए हम कट का यूज करते हैं। और इन दोनों के साथ हमेशा पेस्ट यूज आता है। या तो कॉपी पेस्ट हो सकता है या कट पेस्ट हो सकता है, यानी कि लास्ट कट या कॉपीड मैटर को कहीं पे रखना हो तो उसके लिए कंट्रोल+V। विंडोज डी का यूज किया जाता है सभी प्रोग्राम्स को एक साथ मिनिमाइज करना और डेस्कटॉप को दिखाना। इसके लिए हम शॉर्टकट यूज लेते हैं विंडो की के साथ में डी का। Alt+F4 शॉर्टकट की के द्वारा हम किसी भी एक्टिव प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं या कंप्यूटर को शट डाउन भी कर सकते हैं। Alt+Tab, जब हम विंडोज के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ ओपन करके रखते हैं तो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे स्विच करने के लिए या एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने के लिए हम Alt+Tab की का यूज करते हैं। Alt के साथ टैब दबाओगे तो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस तरह जाओगे। जैसे 1 2 3 4 ये प्रोग्राम्स ओपन है, मुझे इस प्रोग्राम से इस प्रोग्राम पे जाना है तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? Alt+Tab, जिससे कि हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल+Shift+N। कंट्रोल+Shift+N के द्वारा हम अपने कंप्यूटर में नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है विंडोज+S, जिसके द्वारा हम विंडोज में किसी भी आइकन्स या किसी भी प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल के साथ एस्केप बटन, जिसके द्वारा हम स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल F,
किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी प्रोग्राम में किसी भी कंटेंट को ढूंढने के लिए जो शॉर्टकट यूज आता है वो है कंट्रोल के साथ एफ। विंडोज आर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कभी भी रन प्रॉम्प्ट को ओपन करना है तो आप विंडोज प्लस आर की का यूज करेंगे, जिसमें कि हम कोई भी कमांड या कोई भी प्रोग्राम का नाम लिखकर उसको ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है विंडोज के साथ ई। इसके द्वारा हम कंप्यूटर के जो भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक्सप्लोरर व्यू है, जिसके द्वारा हम माई कंप्यूटर के अंदर या जो भी आपका लोकल डिस्क है या डॉक्यूमेंट्स है उसको हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। विंडोज का एक्सप्लोरर व्यू ओपन कर सकते हैं, यानी कि इस तरह का व्यू आता है जिसमें प्लस माइनस के सिंबल बने होते हैं, फोल्डर्स बने होते हैं। आप किसी भी फोल्डर के अंदर अंदर जा सकते हो, अंदर की फाइलों को एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए हम विंडोज के साथ ई प्रेस करेंगे। इज दैट क्लियर? ये कुछ बेसिक फाइल ऑपरेशंस थे। इनके शॉर्टकट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में, तो इनको अच्छे से लर्न करना है। क्लियर? इसके साथ ही अगली क्लास हमारी होगी एमएस ऑफिस, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन तीन क्लासों को अलग अलग हम देखेंगे।